बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 15 जो है इनहेरिटेंस। इंशाल्लाह इस यूनिट में हम डिटेल के साथ जीन्स, क्रोमोसोम्स, इसके अलावा डोमिनेंट, रिसेसिव और मेंडल्स के जो जेनेटिक्स में मुख्तलिफ आइडियाज़ या एक्सपेरिमेंट थे पी प्लांट्स के ऊपर, वो हमारा इस चैप्टर का हिस्सा होगा। सबसे पहले जैसा कि हमें मालूम है और हम लोग ने ऑब्ज़र्व किया है, चिल्ड्रन जो होते हैं एक ही पेरेंट्स के वो रिजेंबल होते हैं, या जो सिबलिंग होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो अदर फैमिली के कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ मशाबहत रखते हैं। तो ये जो सिमिलरिटी हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से ये पेरेंट से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, सबसे पहले बात तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो 100% सेम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं होते। पेरेंट्स तो उनके दो ही हैं, पर इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो इनकी तरह 100% सेम नहीं होते। वजह क्या है? तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम इस तमाम फिनोमेना, ये जो इनहेरिटेंस है या जो हेरिडिटी हम कहलाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं या जो मेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली में पेरेंट्स के ग्रीन आइज हैं तो उनके बच्चों के भी ग्रीन आइज होते हैं। ये एक फिजिकल कैरेक्टर है। इसी तरीके से चलने का अंदाज, आईक्यू, इसके अलावा मुख्तलिफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये भी पेरेंट से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। आई कलर हैं, स्किन कलर हैं, हाइट हैं, हेयर कलर हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हम ले सकते हैं। एक, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस किया, जो भी है, पर जो F1 या जो जनरेशन है, मतलब जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स की तरह 100% सेम भी नहीं है। सिमिलरिटीज़ हैं पर वो सेम नहीं है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं। तो सबसे पहले वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर्ड होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर्ड होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से बच्चों में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। और बायोलॉजी का वो ब्रांच जो रिलेटेड है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशंस, या इसके अलावा वो चीज़ें जो इन कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, ये जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस का, वेरिएशंस का, या वो चीज़ें जो इनहेरिटेंस या वेरिएशंस को कंट्रोल करता है, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये ब्रांच जेनेटिक्स कहलाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी सेल्स में न्यूक्लियस होता है और हर एक न्यूक्लियस में डीएनए होती है, और वही डीएनए कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। ये इंस्ट्रक्शन डीएनए मॉलिक्यूल में
केमिकल कोड्स के पाम में होते हैं जो जीन्स कहलाता है। तो हम सिंपली जीन्स को डिफाइन कर सकते हैं कि जीन्स इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। यहां पर हम फंक्शनल यूनिट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक खास जीन जो है वो एक खास किस्म का कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियस में डीएनए है, फिर डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड है और इसमें न्यूक्लियोटाइड है, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये पूरे न्यूक्लियोटाइड है। ये कंबाइन होके डीएनए बनाती है और डीएनए का एक खास पोर्शन जो एक खास कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है वो हम जीन्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जीन्स का शॉर्ट डिफिनेशन है। क्रोमोसोम्स की तरफ आते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है और जीन्स क्या है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात की। फिल्टियर ने 1876 में फॉर द फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम एक खास मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। एक बात याद रखिए कि हम एक नॉर्मल फंक्शनल सेल में क्रोमोसोम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम एक नॉर्मल फंक्शनल सेल में सिर्फ क्रोमेटिन नेटवर्क देख सकते हैं। पर आप याद रखिए कि जब एक सेल तकसीम होती है तो तकसीम होने से पहले वो अपने क्रोमोसोम को कंडेंस करते हैं, अपने क्रोमोसोम को अनकॉइल करती हैं। इसीलिए फिर हमें क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आता है। तो हम एक सेल में क्रोमोसोम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब एक सेल तकसीम या डिवीजन की हालत में हो, तब हम एक सेल में क्रोमोसोम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम सेल्स में सिर्फ क्रोमेटिन नेटवर्क देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं देख सकते। एक क्रोमोसोम जो होता है इनके दो हाल्फ्स होते हैं, दो आइडेंटिकल हाल्फ्स होते हैं, और इसमें से हर एक ईच हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। तो यह फर्दर ये स्ट्रक्चर भी आएगा यहाँ पर इस तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमेटिड है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का है। तो ये ऊपर साइड पर जो ये दो हाल्फ्स नज़र आते हैं और ये नीचे साइड पर दो हाल्फ्स नज़र आते हैं, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटिड है और ये अलग क्रोमेटिड है। ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है जिस पर दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोमेयर। जहाँ पर मैंने लाइन ड्रा किया, ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। और ये सेंट्रोमेयर क्रोमेटिड को होल्ड रखता है, और सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोमेयर अलग हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स के बारे में जर्नल एक शॉर्ट डिस्कशन था। अब क्रोमेटिन की तरफ आते हैं कि हमने बात की कि एक नॉर्मल फंक्शनल सेल में हम क्रोमेटिन देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं देख सकते। सो व्हाट क्रोमेटिन इज बेसिकली? सो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स, तो क्रोमेटिन फर्दर किस चीज़ से बने हैं? तो आप याद रखिए प्रोकैरियोटिक में या जो बैक्टीरियास होते हैं या वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो इस तरह के सेल्स में ये क्रोमेटिन मटेरियल सिर्फ डीएनए से बने हैं। डीएनए कॉइल्ड हुपाम में होती है और वो क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं या क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं। यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक में डीएनए कंपोज्ड होती हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कंपोज्ड होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए
एंड हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन होकर क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं। जो डीएनए का लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है वो बंडल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रेप्ड होता है। मतलब सेंटर में हिस्टोन प्रोटीन है और इसके इर्द गिर्द डीएनए रेप्ड हुए हैं। उसने कवर्स जो है इसके इर्द गिर्द बनाए हैं या रेप्ड हुआ है डीएनए। द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए रेप्ड अराउंड देम इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जहां पर हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए रेप्ड हुई तो ये एक बिड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जिस तरह हमारे पास एक गेंद होती है या राउंड स्ट्रक्चर होता है और वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और फिर ये न्यूक्लियोसोम्स बीड्स जिस तरह अरेंज होते हैं, जिस तरह बीड्स होते हैं, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर स्टार्ट से आप देखिए लोअर साइड से तो ये आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल है यहाँ तक। फिर डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे अगर हम ये सिंगल ले ले तो ये न्यूक्लियोसोम है। अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, फिर ये क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। फिर न्यूक्लियोसोम बीड्स की तरह अरेंज होते हैं, वो क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं और बाद में वो क्रोमेटिन फाइबर एक कर्ल्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है। इसके बाद हमारे पास हैं जीन्स एंड अलील्स। जीन्स क्या है और अलील क्या है? जीन इज अ फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का सबसे बुनियादी फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है। और एक जीन एक ख़ास किस्म के ट्रेट या कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है। जैसा कि इंसानी आंखों के लिए अलग जीन होता है, ईयरलोब के लिए अलग जीन होता है, हेयर टेक्सचर के लिए अलग जीन्स होता है, नोज स्ट्रक्चर के लिए अलग जीन्स होता है, हाइट के लिए अलग होता है, वेट के लिए अलग होता है, स्किन कलर के लिए अलग होता है, हेड साइज के लिए। तो जितने आपको कैरेक्टरिस्टिक नज़र आते हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं बॉडी। जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की कि जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड नंबर में जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं, मतलब वो प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। और एक बात याद रखिए, जीन्स हमेशा फेयर के फॉर्म में होते हैं। किस चीज़ के फॉर्म में होते हैं? फेयर के फॉर्म में होते हैं। तो जब एक सेल तकसीम होती है तो सबसे पहले ये अपने क्रोमोसोम को डबल करते हैं। तो जब क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं तो एज वी नो दैट क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है तो जीन्स भी नंबर में डबल हो जाते हैं। और इसी तरीके से जीन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में। जो जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं वो गैमेट्स की वजह से होते हैं, मतलब मेल में स्पर्म की वजह से और फीमेल में एग की वजह से। जहां पर फॉर एग्जांपल एक जीन जहां पर क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वो उस जीन्स का लोकस कहलाता है। द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड देयर लोकस। जहां पर एक जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वो जीन का लोकस है। ईच क्रोमोसोम्स इन अ पेयर में कैरी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। अल्टरनेट का मतलब यहां पर डिफरेंट होता है। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील्स। एक जीन्स मुख्तलिफ फॉर्म में
क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकेशन ऑक्युपाई करता है, सेम लोकस ऑक्युपाई करता है, सेम स्पेस ऑक्युपाई करता है और एक सेम कैरेक्टर को वो कंट्रोल करते हैं, वो अलील कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में वो जीन जो हाइट को कंट्रोल करता है वो दो शक्ल में होता है, दो फॉर्म में होता है। एक द्वार प्लांट बनाता है, दूसरा टाल प्लांट बनाता है। तो एक जीन दो फॉर्म में क्या कहलाता है? अलील्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अलील्स कहलाता है। दो फॉर्म में मोस्टली होता है, पर दो से ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन्स हैं, इस तरह स्किन कलर के लिए वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए फिर वो मल्टीपल जीन्स या मल्टीपल अलील कहलाता है। ठीक है, तो मोस्टली जीन्स दो फॉर्म में होता है, वो इसके अलील्स कहलाते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब दो जीन्स कंबाइन होते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ अलील्स ऑफ जीन फेयर के अलील्स जब कंबाइन होते हैं तो वो जीनोटाइप कहलाता है। या दूसरा हम कहलाते हैं कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द जीनोटाइप। सो इसका जीनोटाइप होता है। तो जब एक व्हेन ए जीन पेयर हैज द सेम जीन्स पेयर में जीन्स है और वो सेम जीन्स हैं, तो वो होमोजाइगस जीन कहलाता है। और जब जीन पेयर में हमारे पास डिफरेंट अलील हैं, वो हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं हैज अ 3 जीन पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में यहाँ पर 3 जीन पेयर हैं। फॉलोइंग हमारे पास फिगर्स हैं। जीन पर आई कलर, पर हेयर शेप एंड ईयर शेप। बोथ अलीलिक पेयर ऑफ द आई कलर आर सिमिलर। आई कलर के जो दोनों अलीलिक पेयर हैं वो सिमिलर आई कलर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसके लिए जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है, मतलब दोनों जीन सेम हैं। इसी तरीके से हेयर के लिए भी होमोजाइगस अलील्स हैं, दोनों सेम जीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ईयरलोब के लिए जीन्स एक दूसरे से फिर मुख्तलिफ हैं। एक अटैच ईयरलोब बनाता है और दूसरा डिटैच या फ्री ईयरलोब बनाता है। ये सिर्फ यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए ये की है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है जीन्स में, कुछ जीन्स दूसरों के ऊपर हावी या पावरफुल होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 जीन्स हैं या 2 अलील्स हैं, ए एंड बी। अब जो अलील ए है वो पावरफुल है, वो डोमिनेंट है बी के ऊपर, तो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ अलील ए के होंगे। बी मौजूद होगा पर उनके कैरेक्टरिस्टिक अफेयर नहीं होंगे, वो अपने फिजिकल कैरेक्टर्स को अफेयर नहीं कर सकता, तो वो रिसेसिव कहलाता है। और जो इसके ऊपर हावी है वो डोमिनेंट जीन कहलाता है। और इस पर इंशाल्लाह जो है डिटेल के साथ कमिंग टॉपिक में बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है रोल ऑफ जीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। किस तरह जीन्स प्रोटीन बनाते हैं? तो 2 स्टेप में प्रोटीन्स बनते हैं। सबसे पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास वो प्रोसेस है जहाँ पर डीएनए, जिस तरह हमें मालूम है कि डबल स्ट्रैंड है तो वो अनजिप हो जाती हैं और एक दूसरे से स्ट्रैंड को सेपरेट करती हैं। एक स्ट्रैंड इसमें टेम्पलेट के तौर पर काम करता है। कहने का मतलब यह है कि वो एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाता है और इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, और ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो सिंपली वी कैन डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एज द प्रोसेस वेयर फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए अकर फ्रॉम डीएनए, जहाँ पर डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। जहाँ पर डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाता है, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
और मैसेंजर आरएनए में अब वो तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जो डीएनए में थी, तो डीएनए ने वो तमाम इंस्ट्रक्शन कॉपी किए मैसेंजर आरएनए में। दूसरा सिर्फ होता है ट्रांसलेशन। तो ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में हुआ। अब ये न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आता है राइबोसोम में। जिस तरह हमने ऑर्गेनेली में पढ़ा था कि राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जब ये राइबोसोम में आता है, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर एक और आरएनए है जो ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। वो स्पेसिफिक किस्म के अमाइनो एसिड राइबोसोम में लाते हैं, और जो मैसेंजर आरएनए में कोडिंग हुई है उसी की बुनियाद पर वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और ये प्रोटीन इसी तरह बनते हैं। सो 2 स्टेप्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में फिर मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन कोड थी उसी के थ्रू यहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये 2 स्टेप्स हमारे पास प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। होम असाइनमेंट आप लोगों के लिए इसमें क्या है? तो होम असाइनमेंट बेटा है कि राइट एंड मेमोराइज जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। 2 जो बुनियादी चीज़ें हैं इसको आपको राइट भी करना है और मेमोराइज भी करना है। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी था। फर्दर जेनेटिक्स के चैप्टर में ये कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे कमिंग क्लास में। ये चैप्टर जो है स्टार्ट से थोड़ा सा इसमें पेचीदगियाँ होंगी आप लोगों के लिए, पर ये इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं और ये इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आप जीन और क्रोमोसोम्स ये आपके लिए होमवर्क है, और जो इंशाल्लाह इसके साथ कंटिन्यू टॉपिक है फिर कमिंग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।